हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं डीके सर आपका एक बार फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूं और आपको ले चलता हूं बायोलॉजी की दुनिया में। अध्याय 1 पे जैव प्रक्रम मैं पढ़ा रहा था। जैव प्रक्रम में आपको बताया गया था उपापचय अभिक्रियाएं। क्या बताए गए थे? उपापचय या जैव प्रक्रम, जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रिया जिससे जीव क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। और इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो उपचयी था और दूसरा क्या था? अपचयी था। एनाबोलिक रिएक्शन एंड कैटाबोलिक रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था एनाबोलिक रिएक्शन, उपचयी अभिक्रिया क्या है। तो उपचयी अभिक्रिया में क्या होता था बच्चों? सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते थे। लेकिन अब आपको जो हम बताने जा रहा हूं दूसरा, उसका क्या नाम है? अपचयी क्रिया। दूसरा अपचयी क्रिया। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैटाबोलिक। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक रिएक्शन, REACTION। आइए अब हम जानते हैं कि कैटाबोलिक रिएक्शन क्या है, अर्थात अपचयी अभिक्रिया अर्थात अपचयी क्रिया जीवों में किस प्रकार से होती है। तो इसकी परिभाषा होती है जीवों में वैसी क्रियाएं या जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। और उसमें क्या होता था? सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बनाया जाता था। अब यहां लिख देंगे जीव में होने वाली वे सभी क्रियाएं या ऐसी क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ती हैं। ओके, ऐसी क्रिया जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या कहलाते हैं? अपचयी अभिक्रिया कहलाती हैं। अपचयी अभिक्रिया कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? कहलाती हैं। ओके, ऐसी क्रिया जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं अपचयी अभिक्रिया कहलाती है। तो उपचयी में हमने प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल दिया था और इसमें जैसे बच्चों आप लिख सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हो? श्वसन। क्या लिख सकते हो? श्वसन। ओके, अब श्वसन में क्या होता है? श्वसन जानते हो, हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें बच्चों होता है कि जो हम ग्लूकोज रहता है हमारे शरीर के अंदर, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है, जिससे उसमें क्या निकलते हैं बच्चों? क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और हमको ATP के रूप में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ओके, तो आइए दिखाते हैं। जैसे श्वसन में क्या होता है बच्चों? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस
एरो आपका यहाँ पे आता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ओके, तो यहाँ पे भी बैलेंस ही बराबर नहीं है, गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ग्लूकोज को कौन तोड़ रहा है, ऑक्सीजन तोड़ रहा है। किसमें तोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें तोड़ा जा रहा है, सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, अपचयी अभिक्रिया या कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है उसे हम अपचयी क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गए, अपचयी और उपचयी। अब मैं इसको डस्ट कर रहा हूं। अब आपको पढ़ना है बच्चों पोषण। क्या पढ़ना है, पोषण। पोषण किसे कहते हैं आपको पता होगा। मम्मी पापा पोसते पालते हैं तो वही पोषण कहलाता है। कहोगे दे लो, ऐसा कुछ नहीं बा और ऐसा नहीं बा। बायोलॉजी वर्ड में दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं और घर के वर्ड में वही तरीके से बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ क्या, पोषण। क्या लिख दे रहा हूँ, पोषण। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन, NUTRITIO, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, पोषण। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं ना, मतलब चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सब चीज़ खाते हैं। तो ये खाते हैं, खाने के बाद हमारे समस्त कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अर्थात उनका पालन पोषण होता है। तो यही कह रहा है यह कि पोषण क्या है, आप इसको वैसे बता सकते हैं, जीवधारी जीवित रहने के लिए, जीवधारी जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना ही उसका पोषण कहलाता है। सिंपल सा, जीवधारी जीवित रहने के लिए क्या करता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, उसका पोषण कहलाता है। अब भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, वहाँ पे दाल चावल रोटी भात मत लिखिएगा, वहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, वहाँ पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा अर्थात लिपिड। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ जीवधारी जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कोष्टक में लिख देंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट। क्या लिख देंगे, कार्बोहाइड्रेट। और क्या खाते हैं बच्चों, प्रोटीन। क्या खाते हैं, प्रोटीन। और क्या खाते हैं, लिपिड अर्थात वसा। भोज्य पदार्थ को क्या करता है बच्चों, जीवधारी जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है और यही भोजन ग्रहण करना है उसका क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अर्थात भोजन को या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है,
पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। तो बच्चों जीवधारी जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को क्या करता है? ग्रहण करता है। अर्थात भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना ही उनका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण समझ में आया कि हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और क्या खाते हैं? लिपिड खाते हैं। यही जो खाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ओके, अब हम जानेंगे पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता यहां लिख दे रहा हूं। पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता। पोषण की आवश्यकता इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नीड ऑफ न्यूट्रिशन। NUTRITION। ठीक। पोषण की क्या आवश्यकता होती है? तो बच्चों पोषण की आवश्यकता क्या होती है आप लोगों को पता होगा। अगर पोषण नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक, तो यहां लिख दे रहे हैं पोषण की हमारे शरीर में निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती हैं? आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं होती हैं। हो गया। तो पहला आपका क्या है बच्चों? ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। आपूर्ति हेतु। अब ऊर्जा की आपूर्ति हेतु का मतलब समझ रहे हैं? यदि हम भोजन नहीं करेंगे, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हम श्वसन जब करेंगे तो ऑक्सीजन तोड़ेगा किसको? और जब तोड़ेगा नहीं तो हमको ऊर्जा मिलेगी नहीं, और जब ऊर्जा मिलेगी नहीं तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होगी, और जिससे धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होता जाएगा? एंडिंग नेचर पे आ जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि ऊर्जा की आपूर्ति हेतु हमें पोषण करना चाहिए। और अगला है कोशिका की मरम्मत के लिए। कोशिका की मरम्मत के लिए। अब कोशिका की मरम्मत का क्या मतलब है? कोशिका की मरम्मत का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जीवित रहें। जीवित कोशिका की मरम्मत, जैसे आपके शरीर में कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसका सुधार कहाँ से होगा? जब तक हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वसा नहीं खाएंगे तब तक उस कोशिका की मरम्मत होने वाली नहीं है। ओके। और अगला क्या हो सकता है बच्चों? अगला हम लिख सकते हैं शरीर की वृद्धि हेतु। शरीर की वृद्धि हेतु। शरीर की वृद्धि हेतु। ओके। और अगर हम क्या करेंगे बच्चों? शरीर की वृद्धि अर्थात अगर हम पोषण की क्रिया नहीं करेंगे तो शरीर की वृद्धि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं जैसे जब शिशु जन्म लेता है तो कहते हैं यह कुपोषित है। क्या है? कुपोषित। और कुपोषित का मतलब यह होता है वो उचित मात्रा में भोजन की प्राप्ति अर्थात अपना आहार पाया नहीं है, इसीलिए वह क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। तो जब तक हम उचित तरीके से पोषण नहीं करेंगे तब तक हमारे शरीर का उचित ढंग से वृद्धि नहीं होगा। अच्छे से खाएंगे, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का हम सेवन करेंगे तो शरीर की भी वृद्धि क्या होगी? अच्छी होगी। अगला क्या है? अगला पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों
यहाँ पे लिख सकते हैं रोगों से रक्षा के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, रोगों से रक्षा के लिए। ठीक, अब रोगों से रक्षा के लिए मतलब तो आप जानते हैं जो रोग होता है तो सबसे पहले वो कहाँ आता है, हमारे शरीर पे आता है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं को क्या करता है, समाप्त करने का प्रयास करता है। हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी तंत्र जिसे कहते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। तो बच्चों जब हम उचित पोषण से पोषित रहेंगे, अर्थात हमारा पोषण अच्छे से हुआ रहेगा, उचित मात्रा में अगर डेली हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वसा लेते हैं तो बाहर से आने वाले रोगों से हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं लड़ने में सक्षम रहेंगी, जिससे हम रोग से सुरक्षित रहेंगे। यही कह रहा है कि पोषण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर उचित ढंग से पोषण करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा की आपूर्ति अर्थात ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा रहेगी। उचित पोषण करते हैं तो कोशिका की मरम्मत भी अच्छे से होगी, और अगर उचित पोषण करते हैं तो शरीर की वृद्धि भी अच्छी होगी, और अगर उचित पोषण करते हैं तो रोगों से हमें सुरक्षा मिलेगी, अर्थात रोग हमारे पास आ नहीं पाएंगे, आने से लाखों दूर चले जाएंगे घबरा के, डर के। कब? जब आप अच्छे ढंग से पोषित रहेंगे तब। ओके, तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार का होता है पता होगा? नहीं पता? हाँ बताओ, कितने प्रकार का पोषण होता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। पोषण के प्रकार यहाँ लिख देंगे, टाइप्स ऑफ क्या? न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन। ओके, पोषण के प्रकार। अब पोषण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, अब यही चर्चा करेंगे हम। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख देंगे पोषण, पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ओके, तो कौन कौन सा होता है आपका? पहला है बच्चों, पहला है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण। ठीक, और दूसरा आपका क्या है? परपोषण। क्या है? परपोषण। अब हम स्वपोषण जान लेंगे क्या होता है, परपोषण जान लेंगे क्या होता है। तो पहले परपोषण जानने से पहले हम परपोषी जानेंगे। क्या जानेंगे? परपोषी किसे कहते हैं और स्वपोषी किसे कहते हैं। और स्वपोषी किसमें होता है, स्वपोषण किसमें होता है, परपोषी किसमें होता है, अर्थात परपोषण किसमें होता है। तो बच्चों स्वपोषण मतलब जो अपना पोषण स्वयं कर लेता हो, और पोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता हो। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे जीव, कैसे जीव? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और उनके पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे बच्चों पौधों में, पौधा क्या करता है? पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या उसको हम बना के देते हैं? नहीं, वो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। कौन सी क्रिया में बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाता है। कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो अब इसे परपोषण क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। और उनके पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, परपोषी जीव किसे कहते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिए पहले, उसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे जीव,
ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और बच्चों इनके पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषण कहते हैं। हो गया। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और इनके पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और एग्जाम्पल जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो पहले अभी इसकी परिभाषा जान लीजिए। और इसका क्या होता है बच्चों? सेम वैसे ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते अर्थात दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता है, परपोषी जीव कहलाता है। हो गया। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते अर्थात दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। और इनके पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो अब इसको विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप क्या करोगे? जितना पढ़ाया गया है उसको नोट्स में बना के रिमेम्बर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।